एवरीवन, वेलकम टू IK क्लासेस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के डायग्राम्स या ग्राफ्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बोर्ड के एग्जाम में इनके साथ रिलेटेड डायग्राम्स वाला क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है, चाहे वो 6 मार्क्स की वेटेज में हो या फिर 4 मार्क्स की वेटेज में हो। तो आपको इनकी प्रिपरेशन जरूर करनी है। और डायग्राम्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है, अगर आप अगर डायग्राम नहीं बनाते हो, क्वेश्चन पूछा गया है तो डायग्राम नहीं बनाते हो, तो आपके हाफ मार्क्स तो ऐसे ही कट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि डायग्राम को आप अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करो, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल उस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सपोज आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है लेकिन आपको डायग्राम आता है, आप अगर नीट एंड क्लीन डायग्राम बना देते हो, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उस क्वेश्चन के 50% मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर 4 का है तो आपको 2 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करें, और मैंने कोशिश करी है कि आपको चैप्टर वाइज जो है वो डायग्राम्स प्रोवाइड कराऊं। भले ही इनकी काउंटिंग कम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट डायग्राम, दैट इज फ्रॉम चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो उसमें एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो ड्रॉ करना है हमने। तो एग्रीगेट डिमांड का ये फर्स्ट डायग्राम होगा। सो एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ C प्लस I। जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज इक्वल टू C प्लस I। मीन टू से यहाँ पे हमें कंजप्शन कर्व चाहिए और इन्वेस्टमेंट कर्व चाहिए। अगर हमें कंजप्शन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? y एक्सिस। तो x एक्सिस पे हमने इनकम लेवल्स लिए, मतलब 0 से लेके जैसे 100 हो गया, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम इनकम लेवल्स लेंगे और इधर हम ले लेंगे एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि कर्व हमें एग्रीगेट डिमांड का ड्रॉ करना है। तो y एक्सिस पे हम क्या लेंगे? एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले हमें कंजप्शन कर्व ड्रॉ करनी है। कंजप्शन कर्व ड्रॉ करनी है तो हमें पता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम लेवल 0 होता है तब भी कंजप्शन जरूर होती है, तो उसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, C बार। तो कंजप्शन कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें C बार चाहिए होगा, यानी ऑटोनॉमस कंजप्शन। 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब C पॉइंट से। कंजप्शन कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कंजप्शन कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो y एक्सिस से होगा। जैसे मैंने वो पुरानी वीडियोस में अपनी में एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताया था, उसका अगर आप टेबल देखते हो तो वो मैंने 40 से स्टार्ट किया। अगर 0 लेवल ऑफ इनकम है, कंजप्शन कितनी है? 40 है, तो 40 से मैंने स्टार्ट किया, तो ये y एक्सिस से स्टार्ट होगा। 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन स्टार्ट होगा y एक्सिस से। और जो कंजप्शन का इनकम के साथ रिलेटेड है, वो रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए जो कंजप्शन कर्व बनेगी वो क्या बनेगी? अपवर्ड स्लोपिंग। सो दिस इज अवर कंजप्शन कर्व, दिस इज अवर कंजप्शन कर्व। तो ये कंजप्शन कर्व हमने ड्रॉ कर लिया है। इसका इनकम के साथ जैसे जैसे इनकम राइज होती है, कंजप्शन का लेवल भी राइज होता है, लेकिन उतना राइज नहीं होता जितनी इनकम राइज होती है। सो ये हो गया हमारा कंजप्शन कर्व। लेकिन अब हमें इन्वेस्टमेंट कर्व भी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट मैंने अगर इसका शेड्यूल देखेंगे तो उसमें मैंने 20 लिया है। तो आप इन्वेस्टमेंट कोई भी ले सकते हो, 40 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 20 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ऑटोनॉमस होगी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मीन टू से ये कांस्टेंट होगी एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। सो ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व होगा। इन्वेस्टमेंट जो होगी वो क्या होगी? ऑटोनॉमस होगी। अगर 0 है तब भी ये 20 है, 100 है इनकम लेवल तब भी ये 20 है, 200 है तब भी ये 20 है। मीन टू से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है। सो अब हमने क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ करनी है। तो अगर हम टेबल जो देखते हैं तो उसमें अगर हम C और I को प्लस करते हैं तब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड मिलती है। तो अगर हम
सी और आई के डायग्राम्स को प्लस करें, मीन टू से जो कर्व्स हैं उनको प्लस करें या इनके शेड्यूल में वैल्यूज प्लस करें तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी सी प्लस आई करके। तो जितना ये इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है इस एक्स एक्सिस से, मीन टू से अगर 20 का डिफरेंस है तो कंजप्शन से भी उसका डिफरेंस 20 का ही होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है, कंजप्शन लगातार बढ़ते जा रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम है। सो इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो भी सेम लेवल से बढ़ेगी। तो इट मीन टू से ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होगी वो पैरेलल होगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारी ऐसे बनेगी, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू कंजप्शन कर्व, क्योंकि ये वाला जो डिफरेंस, जितना डिफरेंस 2020 का ये है उतना ही डिफरेंस ये होगा। सो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। तो इस एग्रीगेट डिमांड के साथ रिलेटेड जितने भी हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मीन टू से जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, वो मैंने इसके साथ रिलेटेड जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो उसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो पहले बना रखी है, तो उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। तो आप एक बार वो वीडियो भी जरूर देखना, तो आपको एग्रीगेट डिमांड का पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और डायग्राम तो आपको क्लियर हो ही गया है। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देना, तो ये एग्रीगेट डिमांड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई जो होता है ये C प्लस S के इक्वल होता है। एग्रीगेट सप्लाई जो होता है इसको हम Y भी बोलते हैं, बिकॉज नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द सेम थिंग। सो जितनी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही हमारी इनकम होती है, यानी जो इनकम है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या है, Y है। सो ये किसके इक्वल होती है, C प्लस S के इक्वल होती है, ये C प्लस S के इक्वल होती है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे जैसे इनकम का लेवल, मतलब जितनी हमारी इनकम होगी उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई होगी। अगर हम इसका शेड्यूल देखें तो इसमें एग्रीगेट सप्लाई और इनकम जो है वो सेम होते हैं, तो इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा ना ये 45 डिग्री का बनेगा। मतलब जो स्ट्रेट लाइन होगा, पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री का कर्व बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो हमारी y और x की वैल्यूज हैं वो सेम होंगी। क्योंकि इधर अगर हम x एक्सिस पे देखें तो x एक्सिस पे हमने इनकम लेवल लेनी है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 एंड सो ऑन। इसी तरह से इधर हमने y एक्सिस पे क्या लेना है, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई मैंने बोला है ये कंजप्शन और सेविंग का प्लस है, कंजप्शन और सेविंग का प्लस है। तो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, कंजप्शन कर्व ड्रॉ करनी है। तो कंजप्शन कर्व मैंने पहले ही बोला है कि 0 लेवल ऑफ इनकम से स्टार्ट होती है तो ऑटोनॉमस कंजप्शन होती है, तो ये हमेशा y एक्सिस से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं कंजप्शन कर्व ड्रॉ करूं तो ये हमारा कंजप्शन कर्व ड्रॉ बन गया, हो गया। ये जो लेवल है ये क्या है, C बार है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है। तो अब हमें चाहिए सेविंग कर्व। अब जब 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो या तो अपनी पास सेविंग से करते हैं, मीन टू से या बोरो करके करते हैं या पास सेविंग से करते हैं, तो इसका मतलब जो सेविंग्स हैं 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसलिए जितनी हमारी ये OC की वैल्यू है उतनी ही हमारी क्या होगी, सेविंग्स नेगेटिव होंगी। मीन टू से अगर हमारा कंजप्शन 40 है तो ये क्या आएगा, -40। सो ये -40 से स्टार्ट होगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व यहां से होगा नेगेटिव y एक्सिस से। नेगेटिव y एक्सिस से हमारी जो सेविंग्स हैं वो क्या होंगी, स्टार्ट होंगी। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी ये भी पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड होगी, क्योंकि जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे सेविंग्स भी हमारी बढ़ती हैं। तो सेविंग कर्व जो होगी वो यहां से स्टार्ट होके इस पॉइंट से बनेगी, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सेविंग कर्व। ये हमारी सेविंग कर्व है। तो इस पॉइंट पे, इस लेवल ऑफ इनकम मतलब इस पॉइंट पे सेविंग हमारी 0 है। जब सेविंग 0 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो जब सेविंग 0 होती है मीन टू से कंजप्शन और इनकम इक्वल हो जाती हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S होता है। तो जब हमारे पास कंजप्शन और इनकम इक्वल हो जाएंगे, अगर इनकम 100 है, कंजप्शन भी 100 है, तो सेविंग्स हमारी क्या हो जाएंगी, 0। तो इनकम और जब कंजप्शन इक्वल होते हैं तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और जब सेविंग्स 0 के इक्वल होती हैं तब भी उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो अब
कंजप्शन और सेविंग को प्लस करके हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो जब इन कर्व्स को अगर हम शेड्यूल में देखें तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनकम के इक्वली होगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और इसको हम अगर ड्रॉ करें तो ये एक तरह की 45 डिग्री लाइन बनेगी, इसकी 45 डिग्री लाइन बनेगी और ये मोस्टली यहाँ से शुरू होगा, मीन टू से जितना हमारा ये सेविंग जीरो है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे हमने टच करना है। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनेगा, ये वाला कर्व जो बनेगा ये बनेगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और इसका जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो बनेगा इसका जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। सो ये 45 डिग्री का क्यों है, क्योंकि हमारे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ऑलरेडी इनकम के इक्वल हो जाती है। सो ये एग्रीगेट सप्लाई है, इसके साथ रिलेटेड जो वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उसको चेकआउट जरूर कर लेना। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू कंजप्शन फंक्शन। व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन? The functional relationship between consumption and income is called as consumption function. As income rises, consumption also rises. So जो consumption function है उसमें हमें consumption और income curve चाहिए होगा। तो let's draw the diagram of it. तो on y-axis I have taken consumption and on x-axis I have taken income. तो एक्स एक्सिस पे इनकम ले लिया और वाई एक्सिस पे कंजप्शन ले लिया। सो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम होंगे, 0, 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। इसी तरह से इधर भी हमारे कंजप्शन लेवल्स होंगे। तो हमें पता है कि कंजप्शन कर्व जो है वो क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो इट मीन टू से और कंजप्शन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, वाई एक्सिस से होता है। बिकॉज ऑफ जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन जो होती है वो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ही होती है। तो कंजप्शन कर्व का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, वाई एक्सिस से। तो ये तो हमारी कंजप्शन कर्व बन गई, ये हमारी बन गई कंजप्शन कर्व। अब हमें चाहिए इनकम। तो इनकम लाइन जो होती है यानी एग्रीगेट सप्लाई लाइन इज इक्वल टू इनकम होती है। तो ये 45 डिग्री लाइन होती है, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं 45 डिग्री लाइन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम। तो इस पॉइंट पे इनकम और कंजप्शन क्या है, इक्वल है। इस पॉइंट पे कंजप्शन और इनकम इक्वल है। तो इट मीन टू से इस पॉइंट पे सेविंग्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और ये ई पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी कंजप्शन इक्वल टू इनकम होगा तो उस पॉइंट पे सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ये होगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले यानी ये जो सी लाइन है वो हमारी इनकम लाइन से अबव है। तो इसका मतलब ये सारा एरिया क्या शो करता है, डिस सेविंग्स को शो करता है। क्या है ये, डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स बिकॉज यहाँ पे क्या है, इनकम लेवल जो है कंजप्शन से कम है, तो हमारी क्या हो रही है, डिस सेविंग्स हो रही हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, C इज ग्रेटर देन Y है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेविंग्स है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंजप्शन इज लेस देन इनकम है, कंजप्शन इज लेस देन इनकम। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सेविंग्स। तो कैसे होता है कि जैसे जैसे इनकम राइज होती है तो कंजप्शन का लेवल उतना राइज नहीं होता, तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, सेविंग्स करनी शुरू कर देते हैं। तो ये है कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम। इसका भी जो कंजप्शन फंक्शन के साथ रिलेटेड वीडियो है उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, इसकी एक्सप्लेनेशन फुल फ्लेज्ड आपको मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन में भी क्या होता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड एज सेविंग फंक्शन। तो यहाँ पे हमें सेविंग फंक्शन के लिए सेविंग कर्व चाहिए होगी। तो सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है। बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर अगर कंजप्शन होती है तो कंजप्शन हम कहाँ से पूरी करते हैं, पास सेविंग्स से। तो इसलिए वहाँ पे सेविंग्स क्या हो जाती है, हमारी नेगेटिव हो जाती हैं। तो सेविंग कर्व हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ से होगा सेविंग कर्व का, नेगेटिव वाई एक्सिस से। इधर हमने सेविंग्स लिया है बिकॉज सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप है ये सेविंग फंक्शन। तो इधर वाई एक्सिस पे हमने अलग अलग लेवल्स ऑफ सेविंग्स लिए हैं और इधर हमने क्या लिया है, अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम ले लिए हैं, जैसे 0, 100, 200, 300 एंड 400। आप इसका टेबल जरूर देख लेना, इसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो भी चेक कर लेना आप। तो यहाँ से अब सेविंग कर्व यहाँ से स्टार्ट होगी, सेविंग कर्व यहाँ से स्टार्ट होगी और ये भी पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग होती है।
तो ये हमारी सेविंग कर्व हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, सेविंग्स जीरो होगी। इनकम लेवल सेविंग्स क्या है, यहाँ पे जीरो है, सेविंग्स जीरो है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, बिकॉज यहाँ पे C और Y इक्वल हो जाते हैं तो सेविंग्स हमारी जीरो हो जाती है। तो ये वाला जो एरिया है, इस पॉइंट को अगर कोई नेम दे देते हैं, हम इसको पॉइंट नेम दे देते हैं R, तो ORS का जो एरिया है ये भी क्या शो करता है, ये भी डिस सेविंग्स शो करता है। ये क्या शो करता है, डिस सेविंग्स। सो ये हमारा सेविंग फंक्शन का डायग्राम है। इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, मीन टू से जितना भी एक्सपेंडिचर, इनकम में से जितना भी एक्सपेंडिचर हम कैपिटल एसेट्स के ऊपर करते हैं तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो टू टाइप्स की हो सकती है, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी क्या हो सकती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है ये डिपेंड करती है इनकम लेवल के ऊपर। मिंटू से जैसे जैसे इनकम का लेवल राइज होता है वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहती है। सो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व होगी ये अपवर्ड स्लोपिंग होगी, ऐसे इसको हम आई नेम दे देते हैं। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। इधर वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे हमने लिया है इन्वेस्टमेंट और ऑन एक्स एक्सिस इनकम लेवल्स। सो ये अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम है, अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा, सपोज ये इनकम लेवल है हमारा, वाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन कितनी होगी, सॉरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये है हमारी आई। सो ये हमारी इस ओ वाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजप्शन कितनी है, आई। अगर इनकम लेवल बढ़ता है, मीन टू से अगर इनकम बढ़ जाती है, Y1 हो जाती है, इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा जो बनेगा, मतलब इस OY1 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है, OI1। मीन टू से अगर इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। तो ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनेगा इन्वेस्टमेंट का। तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व है। इसी तरह से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये है कि इनकम चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, चाहे डिक्रीज हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो यही रहता है, मतलब सेम रहता है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर्व होगी, तो ये हमने वाई एक्स एक्सिस पे इनकम लेवल लिया है और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगी इन केस ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जनरली गवर्नमेंट करती है, तो ये इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मीन टू से अगर इनकम लेवल वाई है तब भी ये सेम रहेगी, मतलब ओ आई ही रहेगी। अगर इनकम लेवल बढ़ गया है, OY1 हो गया, तब भी ये OI ही रहेगी। अगर इनकम लेवल और बढ़ गया है तब भी ये OI ही रहेगी। मीन टू से इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम लेवल। तो ये जनरली गवर्नमेंट करती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये कौन करता है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स या इंडिविजुअल्स या फॉर्म्स या जो भी हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। सो ये है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट चैप्टर के। दो और डायग्राम्स हैं, वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व एंड डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। तो उन दोनों जो डायग्राम्स हैं उनकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें अप्रोचेज हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई अप्रोच यानी ADS अप्रोच, एंड दूसरी अप्रोच है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इनके डायग्राम्स आप देख लो। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ADS अप्रोच का डायग्राम। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में क्या आता है, इसको हम C+I अप्रोच भी बोलते हैं। तो इसमें हम इनकम डिटर्मिन करते हैं, यानी आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, हाउ इनकम इज डिटर्मिन्ड
या फिर पूछ सकते हैं आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन या फिर जीडीपी डिटर्मिनेशन, तो एक ही बात है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या जीडीपी, ये तीनों चारों चीज़ें ले लेनी है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने ले लेना है एग्रीगेट डिमांड। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड C+I होता है, तो इसलिए इसको C+I अप्रोच भी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल डिटर्मिन करना है, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का जो अप्रोच है उसमें इक्विलिब्रियम कब डिटर्मिन होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है तो इक्विलिब्रियम लेवल डिटर्मिन होता है इनकम का। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, मतलब वाई लाइन। तो ये हमारे पास होगी एग्रीगेट सप्लाई और ये हमारे पास हो गई एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड यानी C+I। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने वाई एक्सिस से लिया है। तो ये अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम है हमारे पास, अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम है, और यहाँ पे अलग अलग लेवल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड शो किए हमने। तो जिस पॉइंट पे AD और AS इक्वल है, इस पॉइंट पे हमारे पास AD और AS इक्वल है, तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। AD इज इक्वल टू क्या है, AS, और इसी लेवल के ऊपर हमारा इनकम डिटर्मिन हो जाएगा। यानी ये जो OY लेवल ऑफ इनकम है, इसके ऊपर हमारी जो इनकम डिटर्मिन हो जाएगी AD AS अप्रोच से। तो ये तो था हमारा फर्स्ट डायग्राम AD AS के साथ रिलेटेड। अब जो सेकंड अप्रोच है दैट इज रिलेटेड टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या होता है, तो ये हम इसी डायग्राम से ही आगे कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि AD अगर AS की इक्वल है तो सेविंग ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाता है, बिकॉज AD जो है अगर C+I के इक्वल है और जो AS है वो किसके इक्वल है, C+S के इक्वल है। तो जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है तो AD AS के इक्वल होता है, तो AD की जगह पे हम C+I लिखते हैं और AS की जगह पे C+S लिखते हैं। तो C से C कट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसकी जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो हम C+I कर्व से ले सकते हैं, यानी ADS अप्रोच से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व, तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल है। यहाँ पे ADS के इक्वल है, तो हमने क्या करना है, इस OY लेवल ऑफ इनकम को, इसी को हमने नीचे ले आना है, सेम लेवल। ये हम दो डायग्राम्स में करेंगे, मतलब पार्ट A एंड पार्ट B में। तो A में हमने ADS अप्रोच बना लेनी है और B में हमने क्या करना है, जब हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट जो डायग्राम है ड्रॉ करना है, तो जो ADS का इनकम लेवल था यानी OY लेवल ऑफ इनकम है, इसी Y एक्सिस के नीचे ये वाला Y एक्सिस लेना है और इसी के पैरेलल हमने X एक्सिस ले लिया। तो इनकम लेवल हमारे सेम रहेंगे, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये 200 है तो ये भी 200 होगा, ये 300 है तो ये भी 300 होगा। तो कहने का मतलब है इनकम लेवल्स जो हैं वो हमारे सेम रहेंगे यहाँ पे। तो OY लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे ले लिया हमने। अब हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट लाइन हमने ड्रॉ करनी है। इन्वेस्टमेंट लाइन जो है वो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट कर्व जो है हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इन्वेस्टमेंट लाइन ले ली। अब हमने ड्रॉ करना है हमारा सेविंग कर्व, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी हो रही है, यहाँ पे इनकम डिटरमिन करना है, तो हमने ये इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ कर ली। अब सेविंग कर्व आपको पता ही है कि जो C बार होता है, यानी जो जहाँ पे हमारी जो ऑटोनॉमस कंजप्शन होती है, जितनी ऑटोनॉमस कंजप्शन होती है वो इतना ही हमारा क्या होता है, सेविंग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है ना, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सेविंग को। तो ये हमारे पास इस पॉइंट से मीट करना है हमने, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी सेविंग कर्व है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जिस पॉइंट पे इक्वल होती हैं तो वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो E1 इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, क्योंकि इसके साथ अप्रोच के साथ रिलेटेड क्वेश्चन तो है, डेफिनेटली आता है, तो इसकी आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर J.M. केन्स, इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। सो इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है वो ADS के अकॉर्डिंग ही हम निकालते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसके डायग्राम में क्या होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लेंगे एडी और ए एस, और ये हमने ले लिया एडी ए और ए एस, इसको हम सी प्लस आई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ए एस कर्व ड्रॉ करते हैं, यानी वाई लाइन 45 डिग्री लाइन ए एस। तो जब ए एस और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं, व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वो सिचुएशन होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई व्हेन द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। तो रिसोर्सेज को जब हम फुल्लर यूटिलाइजेशन के साथ यूज करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है तो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये हम ओ वाई लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन करते हैं, मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, फुल्ली यूटिलाइज हुए हैं इस ओ वाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। हम ओ क्यू भी ले सकते हैं क्योंकि आउटपुट लेवल है, तो हम इसको ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट भी ले सकते हैं। तो ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हुए हैं, तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू क्या है, ए एस है। तो इक्विलिब्रियम हमारा पॉसिबल हो गया। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अब बात आती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बट व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते हैं, तब हमारे पास इक्विलिब्रियम कौन सा पॉसिबल होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ पे एडी लिया और ये इनकम तो लिया ही हुआ है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसको 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दिया, यस। तो यहाँ पे देखिए जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी एडी है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है ओ क्यू लेवल, ठीक है। लेकिन क्या है कि रिसोर्सेज को हमने फुल्ली यूटिलाइज नहीं करा, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी एक्चुअल में कितनी हुई है, वो हमारी लेसर हुई है, इससे एक्चुअल जो प्लान्ड है उससे लेस हुई है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी नीचे की तरफ जाएगी AD1। तो एक्चुअल डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व ये है। तो यहाँ पे AD और AS इस पॉइंट पे इक्वल है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है E1। यहाँ पे जो आउटपुट लेवल होगा वो क्या होगा, OQ1, मतलब रिसोर्सेज जो है फुल्ली यूटिलाइज नहीं किए गए हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से पहले का इक्विलिब्रियम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा होगा, OQ1, एंड फुल्लर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा होगा, OQ। तो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके बाद जो है वो है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल तो है, लेकिन जो उसका इक्विलिब्रियम लेवल है वो बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने एडी ले लिया, एएस ऑलरेडी यानी इनकम हमारी यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये हमारी एएस लाइन, तो ये है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड हमारी ये है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल OQ है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो राइज हो गई है AD1, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये है। तो यहाँ पे AD और ES इस पॉइंट पे इक्वल हैं, तो ये E1 जो सिचुएशन है ये क्या शो करती है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये हमारा OQ1 यहाँ पे जो होगा वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल शो करेगा। तो इसके साथ रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इन डायग्राम्स की भी आप प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट डायग्राम्स आर रिलेटेड टू चैप्टर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो एक्सेस डिमांड का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने वही इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लिया, और इधर हमने लिया एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले वही हमने ADS, मतलब यहाँ पे AD और AS है, तो हमने सबसे पहले AS को ड्रॉ करना है 45 डिग्री लाइन, तो ये हमारा AS है। तो ये जो है हमारा एक्सेस डिमांड शो करनी है हमने। एक्सेस डिमांड शो करने के लिए तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ कर लिया हमने, एग्रीगेट डिमांड, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हो गया एट
ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, ये OQ लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो क्या शो कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसी लेवल के मतलब ये एग्रीगेट डिमांड जो है, अब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई है, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, ये C+I होता है, C+I। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, या तो कुछ इन्वेस्टमेंट में चेंजेस हुए हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, दैट्स वाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, AD1। ये हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड था, ये जो है ये पहला जो AD है ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड था, लेकिन एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड क्या है, AD1। तो इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे होना चाहिए, मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के बाद की सिचुएशन है, लेकिन इक्विलिब्रियम तो हमारा यहाँ पे हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में बोला है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट तो हमारा OQ है, इसी लेवल को हमने ऊपर लेके जाना है, और जिस पॉइंट पे ये AD1 को इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट हम नेम दे देते हैं F। तो ये जो EF है यही हमारा एक्सेस डिमांड है, EF क्या है, एक्सेस डिमांड, EF इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड, यही हमारा एक्सेस डिमांड है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो एग्रीगेट डिमांड है वो राइज हुई है ड्यू टू राइज इन इन्वेस्टमेंट लेवल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C+I प्लस चेंज इन I, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गया है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो ये जो पहले वाला प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है उसका जो गैप है वही एक्सेस डिमांड है, यानी EF। इसी गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड, व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो EF क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप में इनटू से जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी पूरी इकोनॉमी में तो प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा राइज होती हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस राइज होना, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज होती हैं। तो ये है एक्सेस डिमांड का डायग्राम। अब बात आती है डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level of output, corresponding to full employment level of output, ये डेफिनेशन हो गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखो y एक्सिस पे वही हमने AD लिया एंड x एक्सिस पे इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लिया। तो सबसे पहले फिर से मैंने वही एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया, एग्रीगेट सप्लाई। अब मैंने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड कर्व बना लिया, ये मैंने एग्रीगेट डिमांड बनाया, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड C+I के इक्वल, C+I के इक्वल, ये मेरा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व है। तो इस पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है E। अब इसका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है वो क्या है, OQ लेवल ऑफ आउटपुट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। तो इस पॉइंट पे AD और AS इक्वल हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस हुआ है। तो एग्रीगेट डिमांड हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट किया मैंने, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो शॉर्ट हो गई है, यानी ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C+I प्लस माइनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब AD और AS इस पॉइंट पे इक्वल हैं, तो ये कह सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हमने क्या बोला है, हमने बोला है AD इज लेस देन AS कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर ही इसका जो देखना है डेफिशिएंट डिमांड को। तो ये AD पॉइंट जो है इस लेवल को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट को हम नेम दे सकते हैं EG। तो ये जो EG का गैप है यही क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है। EG इज इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड, EG इज इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड। तो देखो जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड AD1 ये प्लान्ड है, ये एक्चुअल है,
तो उस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर क्या होता है, तो जब नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ यानी कम हुआ तो यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड हो गई। तो इसी ईजी को हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है? जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो प्राइसेस जो है वो फॉल हो जाती हैं। तो इसका मतलब मतलब प्राइसेस फॉल होने को डिफ्लेशन बोलते हैं। तो डिफ्लेशनरी गैप इसी को बोलते हैं। तो डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? व्हेन एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के डायग्राम्स हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो एग्रीगेट, इसके साथ रिलेटेड स्पेशली क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट होने की वजह से मतलब जो डेफिशिएंट डिमांड जो है उसको कैसे कवर अप किया जा सकता है, मतलब डायग्राम के साथ पूछने के बाद इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन को। इसके साथ बहुत सारे वो मेजर्स हैं वो आप कर लेना अच्छी तरह से। तो इन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसको भी जरूर देख लेना। नाउ वी आर डूइंग लास्ट डायग्राम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड in the market, or we can say that how flexible foreign exchange rate is determined under the market। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम माइक्रो सेक्शन में प्राइस डिटरमिन करने के लिए करते थे, हाउ प्राइस इज डिटरमिन्ड अंडर मार्केट। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते थे उस पॉइंट पे प्राइस डिटरमिन होता था। तो इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो कैसे डिटरमिन होता है? जिस पॉइंट पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू क्या होता है? सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड वही डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इन द मार्केट एंड दिस इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द मार्केट। तो जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, मीन टू से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो जाएगा। तो इतना हमारा क्या हो गया? OR is the equilibrium foreign exchange rate and OQ is the equilibrium quantity demanded and quantity supplied in the market। तो ये अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है, मतलब जब डिमांड राइज होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड कम होने से फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये डायग्राम भी आ सकते हैं। और सप्लाई कम होने की वजह से या सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, ये भी डायग्राम आ सकते हैं। तो देखिए जब डिमांड इंक्रीज करेंगे, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ये हमारी डिमांड सप्लाई और ये हमारी डिमांड है। तो ये हमारी सप्लाई और ये क्या है? डिमांड है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा OR है। लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाती है, मीन टू से सप्लाई उतनी ही रहती है फॉरेन करेंसी की, डिमांड हमारी DD है, लेकिन अगर डिमांड राइज हो जाती है, मीन टू से डिमांड बढ़ गई, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम लेवल पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे आ गया E1 पे। तो एक्सचेंज रेट कितना हो जाएगा? OR1 हो जाएगा, मीन टू से राइज हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई उतनी ही है लेकिन डिमांड राइज हो गई है, इस वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइज हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड राइज हुई है OQ से OQ1। लेकिन अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ये डिक्रीज डिमांड है T2। तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे होगा, क्योंकि सप्लाई तो हमने उतनी ही ली है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E2 होगा। तो इस केस में एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, OR से OR2 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी? OQ2। यहाँ पे डिमांड कम हुई है, यहाँ पे डिमांड राइज हुई है। तो ऐसे हम शो कर सकते हैं कि डिमांड बढ़ने से या डिमांड डिक्रीज होने से एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। इसी तरह से हम सप्लाई का भी शो कर सकते हैं। सप्लाई का कैसे शो कर सकते हैं? ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये हमारा Y एक्सिस के ऊपर है। तो इधर भी ऐसे ही हम लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट और ये हमारा हो गया क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी
सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी भी कह सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज भी कह सकते हैं। तो अब क्या हुआ है, अब ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अब सप्लाई में हमने इंक्रीज डिक्रीज करना है, डिमांड उतनी ही रहेगी लेकिन सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर सप्लाई डिक्रीज हुई है, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये है और एक्सचेंज रेट कितना है OR, एक्सचेंज रेट OR है और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड का मतलब जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो Q है। लेकिन अब सप्लाई डिक्रीज हुई है और डिमांड उतनी ही है। सप्लाई जब डिक्रीज होगी तो यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हमारी डिक्रीज सप्लाई है और इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस केस में एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा OR से OR1 और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कितनी हो जाएगी OQ1। यहाँ पे ये भी डिक्रीज हुई है क्योंकि हमने सप्लाई को डिक्रीज शो किया। अब सप्लाई को हमने इंक्रीज करना है, तो सप्लाई इंक्रीज हुई है, यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा E2 पे, तो एक्सचेंज रेट हमारा कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है, तो एक्सचेंज रेट हो गया OR2 पे और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ जाएगी OQ2 पे, ये सप्लाई बढ़ गई। तो ऐसे चेंजेस आते हैं डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आने की वजह से, तो ऐसे एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो जाता है। तो ये तो थे सारे डायग्राम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, आप इनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से। और कोई भी अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड मोर देन दैट, अगर आप वीडियो को लाइक आपने थोड़ा बहुत भी करा है तो इसका लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक यू सो मच।